मगर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से नए साल में तो पहली बार ही मुलाकात हो रही है मगर सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बताएं सर, ग्लोबल मार्केट्स में सबसे खास 2024 में क्या होने वाला है, कहाँ हमको नजर रखनी है? बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की अनिल जी सबको और सारे हमारे व्यूअर्स को भी। अनिल जी, सबसे अहम बात यही रहेगी, तीन तीन बातें कह दूंगा एक की जगह, बट सबसे प्रायोरिटी की बात है फेड का पिवट कब होता है, कि रेट कट की तरफ वो कब अग्रसर होते हैं, मार्च में करते हैं या जून में करते हैं। ये बहुत अहम एक मुद्दा रहेगा। दूसरा जो मार्केट्स को मूव करेगा, शॉर्ट टर्म थपेड़े पड़ेंगे मार्केट को, वो जियोपॉलिटिक्स है। अब देखिए, परसों अमेरिकन एक नौसेना के जहाज ने 3 किश्तियां यमन की गिराई, जो यमनी मिलिशिया है बैक्ड बाय ईरान। तो ईरान ने आज एक वॉरशिप भेज दिया रेड सी में, जिसके चलते थोड़ा मार्केट्स विचलित हो रहे थे सवेरे। जापान में अर्थक्वेक हुआ, तो ज्यादातर मार्केट्स पे काफी बड़ा असर होता कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्या क्षति हुई, क्या हुआ, बट मार्केट ने बचा लिया। बट ये जियोपॉलिटिक्स के कारण थोड़ा रिस्क है इस साल कि ये स्केल ना बढ़ जाए। जैसे यूक्रेन ने रशिया के अंदर बमबारी शुरू कर दी, बेल्गोग्राड में 20 रशियन मारे गए, मॉस्को में कुछ उनके सिटीजन्स आघात हुए। तो ये यूक्रेन रशिया या इजराइल हमास, इजराइल ईरान, अगर ये स्केल बढ़ता है वॉर्स का तो वो इशू आएगा। तीसरा है पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहेगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उसके साथ जुड़ा हुआ है 19 जनवरी को अमेरिकन सरकार पैसे खत्म हो जाते हैं उनके और खर्चा नहीं कर पाएगी, और ऐसा लगता नहीं है रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स करार करने के मूड में है। तो ये थोड़ा सा झटका लगेगा। ये हम कह सकते हैं यार ये हर वक्त होता है, और अंत में 18 तारीख रात को उनका करार हो जाएगा। वही हो, अच्छा होगा अगर हो जाए, बट स्थिति थोड़ी नाजुक है क्योंकि इलेक्शन ईयर आ गया है। और चौथा रहेगा चीन। चीन में ये डेवलपमेंट है अनिल जी, जो जी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि ताइवान तो हम लेके ही रहेंगे, ताइवान तो हमारा होना है और हम इसको लेके रहेंगे। दूसरा बड़ा चीज जो मार्केट ने उनके वक्तव्य से देखा, उन्होंने कहा कि हमारा डिपेंडेंस जो प्रॉपर्टी पे है, रियल एस्टेट पे है, उसको मुझे कम करना है। अब वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है अनिल जी, लगभग 18% उनका जीडीपी रियल एस्टेट के रेवेन्यू से आता था। तो उसको आप अगर, और ऐसी ऐसी कंपनियां हैं उनके जो रियल एस्टेट के दिग्गज कंपनियां हैं, $300 बिलियन, $200 बिलियन उठा के बैठे हुए हैं मार्केट से। अब ऐसी कंपनियों को अगर आप बिठाएंगे तो एक डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। और चाइना के फैक्ट्री ऑर्डर भी अच्छे नहीं आए, दिसंबर में भी 6 महीने की गिरावट पे उनके फैक्ट्री ऑर्डर आए। उल्टा दिसंबर में उम्मीद थी, क्योंकि फरवरी में उनका नया साल चलता है चाइनीज लूनार ईयर, तो उससे पहले क्या होता है अनिल जी कि ये इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो जाते हैं। तो फैक्ट्रियां बहुत जबरदस्त काम करती हैं दिसंबर जनवरी में। दिसंबर का आंकड़ा वीक होना ये अच्छा सूचांक नहीं है कि ये साल कैसा रहेगा चीन के लिए। तो समराइज करने के लिए फेड, दूसरा जियोपॉलिटिक्स स्केल होता है कि नहीं, तीसरा अमेरिकन इलेक्शन और अमेरिकन डेट सीलिंग फिर से आते हुए, और चौथा चीन, चीन का फिस्कल स्टिमुलस आएगा नहीं आएगा, कितना बड़ा आएगा, और चीन और ताइवान का रिस्क अगर आता है तो ये सबसे अहम मुद्दे रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के लिए इस साल में। मगर साहब, जनरली अमेरिकी बाज़ारों में इलेक्शन के साल में, इलेक्शन के पहले किस तरह का ट्रेंड आपने नोटिस किया है और उसके हिसाब से हमें क्या तैयारी करनी चाहिए सर? अनिल जी, अगर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन में आ रहे हैं तो 13% S&P 500 बढ़ता है उस साल में नॉर्मली। तो जैसे बाइडेन अभी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, नॉर्मली 13% औसतन मार्केट बढ़ा है।
ये 1940 के स्टैटिस्टिक्स है, 1940 से 2020 तक के। फिर अगर इनकम्बेंट नहीं खड़ा होता है और कोई और आता है तो -3% है। दूसरा अहम बात क्या है कि मार्केट बता देता है कि कौन जीतने वाला है। लास्ट 3 महीने जो मार्केट की परफॉर्मेंस रहती है वो दर्शा देती है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो वो देख रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी है और जो इनकम्बेंट है वो जीतने वाला है। तो सितंबर ऑनवर्ड्स जो मार्केट का रुख रहता है, 5 नवंबर को इलेक्शंस हैं, तो आप कह सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर मार्केट आपको बता देगा कि कहाँ जीत दिखती है। तो अगर मार्केट ऊपर है अगस्त से अक्टूबर तो इनकम्बेंट जीतता है। मार्केट अगर नीचे है तो पॉलिसीज की विफलता दिखा रहा है मार्केट कि यहाँ पे चेंज आने वाला है और चेंज और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन पसंद नहीं है, इसके चलते मार्केट गिरता है। 2020 में भी यही हुआ और हर इलेक्शन साइकिल में यही होता है। तो ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इस बारी प्रॉब्लम क्या है? इस बारी प्रॉब्लम यह है कि 33 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका का डेट है, जो उनका ऋण है अमेरिकन सरकार पे 33 ट्रिलियन डॉलर्स है और 2 ट्रिलियन और उनका ऋण बढ़ता जा रहा है हर साल। अब उसके ऊपर अंकुश लगा रहा है विपक्ष जो है रिपब्लिकन्स, और वो 19 जनवरी को खत्म हो जाएगा जो मियाद दी थी उन्होंने सरकार को इस साल खर्चा करने के लिए। सिर्फ मिलिट्री वगैरह की का खर्चा रह जाएगा, वो भी फरवरी में उसकी भी मियाद खत्म होती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते में कोई ना कोई रेटिंग एजेंसी नेगेटिव वॉच पे डालेगी अमेरिका की इकोनॉमी को और रेटिंग्स को, और काफी शोर मचने लग जाएगा कि ये आपस में बातचीत नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस और उनका जो पार्लियामेंट है, उनका जो सेनेट है, कांग्रेस है, उसमें बातचीत होनी चाहिए, करार होना चाहिए। पिछली बारी जो उनके एक स्पीकर थे उनको भी हटा दिया गया, नए स्पीकर आए। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने एक करार करवाया कि 19 जनवरी तक थोड़ा सांस ले लेते हैं। बट रिपब्लिकन्स जो फार राइट के हैं उन्होंने ये कहा कि इस बारी हमने अलाउ कर दिया, अगली बारी हम अलाउ नहीं करेंगे। आप कटौती करिए खर्चे में और बाकी और चीजें जो उनको चाहिए, स्पेशली इमिग्रेशन। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसौदा बन गया अनिल जी, क्योंकि उनके बॉर्डर्स पे लोग आते जा रहे हैं और बॉर्डर्स खुले हैं, तो लोग टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया में दाखिल हो रहे हैं। वहां से जो गवर्नर्स हैं उनको बसों से और प्लेन से बड़े बड़े शहरों में जो डेमोक्रेट्स चलाते हैं वहां भेज रहे हैं। अच्छा, अब अगर कोई इमिग्रेंट पहुंचता है उसको $2000 दिए जा रहे हैं भत्ता महीने का, उसको होटल में रखा जा रहा है और $5000 जेब खर्च तुरंत दिया जा रहा है। तो इससे बहुत नाखुश हो रहा है जो पॉपुलेशन है यूएस का, क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका इमिग्रेशन का आ रहा है जो डेमोक्रेट्स जिसको बिल्कुल एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर भी 19 जनवरी को हो सकता है कि करार अटक जाए। तो अगले हफ्ते आप वॉलेटिलिटी जरूर देख सकते हैं। इस हफ्ते के ट्रेंड्स अनिल जी हमें नहीं एनालाइज करने चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम स्लो होते हैं, सब फंड मैनेजर लौटे नहीं होते हैं। पहला हफ्ता जनवरी का ऊपर नीचे जाता है, बट उससे हम ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये साल कैसे जाने वाला है। अगला हफ्ता बहुत अहम हो जाता है 19 जनवरी की डेडलाइन के कारण, और फिर 31 जनवरी को जो फेड की बैठक है जहां वो फिर से अपना अपनी मंशा बताएंगे भाई मार्च में रेट कट है कि नहीं, कि हम देरी से देख रहे हैं रेट कट। ये फिर 31 जनवरी के अराउंड भी आप वॉलेटिलिटी देख सकते हैं।